हमारा गांव एक पहाड़ी इलाके में है और पहाड़ी इलाकों में जागर लगे ही रहते हैं, जहां किसी व्यक्ति विशेष के अंदर देवता आ जाते हैं। एक बार मेरे मामा जी को रात में जागर में जाना था और रात में ही घर वापस भी आना था। और फिर जब वो रात में जागर से घर वापस लौट रहे थे तो घर के रास्ते में एक तालाब पड़ता है और उस तालाब के बारे में कहा जाता है कि कुछ शैतानी ताकतें वहाँ घूमती रहती हैं, इसलिए लोग रात में वहाँ नहीं जाते और ना ही उस रास्ते से गुजरते हैं, क्योंकि कुछ बुरे हादसे वहाँ हो चुके हैं। लेकिन इस रात मामा जी गलती से इसी तालाब वाले रास्ते से लौट रहे थे और जब मामा जी तालाब के पास से गुजरे तो उन्होंने तालाब के किनारे एक आदमी को बैठे हुए देखा, जो वहाँ बैठे मामा जी को ही घूर रहा था। लेकिन मामा जी सीधे चलते रहे। फिर पीछे से आवाज़ आई, बीड़ी दे। लेकिन मामा जी सीधे चलते रहे और अब वो आदमी मामा जी के पीछे पीछे आ रहा था और बीड़ी मांग रहा था। मामा जी समझ गए कि ये कोई सामान्य इंसान नहीं है, बल्कि कोई भूत या प्रेत है। वैसे मेरे मामा जी काफ़ी निडर इंसान हैं और वो बिना डरे चलते ही जा रहे थे। लेकिन जब उसने पीछा करना बंद नहीं किया तो वो भी थोड़ा डर गए। लेकिन उन्होंने काफ़ी होशियारी से काम लिया और अपनी जेब से माचिस निकाली और उसमें से 3 तीलियां जलाकर पीछे फेंक दी और बिना पीछे मुड़े सीधा घर आ गए। और उस रात तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन सुबह इस रात वाली घटना के बारे में घर वालों को उन्होंने बता दिया। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी और रात में हम सब ने कैंप फायर के साथ नाच गाने और मौज मस्ती करने का प्लान बनाया। और अब हमको कैंप फायर के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर कर लानी थी और ये काम मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को सौंपा गया था। अब मैं लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए निकला तो सबके साथ ही था, लेकिन उस जंगल में न जाने क्या आकर्षण था जो मुझे अपनी ओर खींचे जा रहा था, जिसकी वजह से मैं भटक गया और अपने ग्रुप से अलग होकर ना जाने कितनी दूर निकल गया। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था मुझे किस ओर जाना है और मैं किस ओर से आया था। मुझे कुछ नहीं पता था। और फिर अचानक से आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी और मैं बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। लेकिन आसमान में बिजली का बार बार चमकना और ये लगातार हो रही बारिश, तो इस हालात में पेड़ के नीचे खड़े रहना भी ठीक नहीं था। फिर मैं किसी मुनासिब जगह या किसी घर की तलाश में एक दिशा में तेज कदमों से भागते हुए निकल पड़ा। फिर कुछ दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार इमारत नजर आई। उस इमारत के चारों ओर रोशनी फैली हुई थी और वहाँ काफ़ी लोग भी थे जो वहाँ चहलकदमी कर रहे थे। मैं उस इमारत के करीब पहुँचा और भागते हुए उस इमारत में घुस गया और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। उस नर्स ने मुझे घूर कर देखा और बोली, तुम काफ़ी भीग गए हो, तुम ऐसा करो जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो तुमको सर्दी लग जाएगी। फिर उस नर्स ने अपने हाथ के इशारे से कहा, उधर की ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर तुम्हें जो भी मिले उससे बोलना सिस्टर जूलिया ने मुझे साफ और सूखे कपड़े देने को कहा है। अब तुम जाओ और वहाँ जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। मैंने हाँ में सिर हिलाया और सिस्टर जूलिया की बताई ओर जाने लगा। अभी मैंने 2 कदम रखे ही थे कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हल्के से हाथ रखा और मैं चौंक कर पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक फौजी मेरे पीछे खड़ा था, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं उसे बड़े आश्चर्य से देखे जा रहा था। फिर उस फौजी ने अपनी कड़क और भारी आवाज़ में कहा, मैं कैप्टन सुनील हूँ और ये एक आर्मी हॉस्पिटल है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर मैंने उनको सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई और ये सब सुनकर कैप्टन सुनील के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वो बोले, अच्छा तो तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो? जी हाँ, मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सूखे और साफ कपड़े देता हूँ। और मैं कैप्टन सुनील के साथ एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। उस कमरे में एक बड़ा सा पलंग था और उसके सामने एक सोफ़ा था और इनके बीच में एक टेबल जिस पर 2 गिलास, एक ब्रांडी की बोतल और 1-2 किताब या कोई नॉवेल थी। मैंने ध्यान से नहीं देखा
और एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी भी थी, जिसमें से कैप्टन सुनील ने मुझे एक नीले रंग का कुर्ता पजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे के साथ वाले लगे बाथरूम की ओर इशारा किया और मैं कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं कपड़े चेंज करके जैसे ही बाथरूम से बाहर आया तो उसके सामने वाली दीवार खून के छींटों से भरी पड़ी थी और ये सब देखकर मैं बहुत डर गया और घबराते हुए बाहर निकलने के लिए जैसे मुड़ा तो मेरी नज़र वहाँ लगे आईने पर पड़ी, जिसमें मैं खुद को देखकर चौंक गया, क्योंकि उस आईने में मेरा शरीर तो दिख रहा था लेकिन मेरा सर वो गायब था। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया था और घबराते हुए बाथरूम से बाहर भागा और मुझे इस तरह बाहर निकलते हुए देखकर कैप्टन सुनील हंसकर पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने डरते हुए कहा, कैप्टन सुनील, आपके बाथरूम की दीवार पूरे खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा वो आईना वो भी कुछ अजीब है, क्योंकि उसमें मुझे मेरा शरीर तो दिख रहा है लेकिन मेरा सर वो गायब था। मैं अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकता, चाहे मुझे बारिश में ही भीगते हुए जाना पड़े, मैं अपने कैंप तक बारिश में भीगते हुए ही जाऊंगा। और कहते हुए कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर जाने लगा। रुको, तभी कैप्टन सुनील बोले, इसका मतलब तुमने सब देख लिया है। मैंने डरते हुए कहा, जी क्या मतलब मैंने सब देख लिया? मतलब चाहे जो हो, और तुम तब तक यहाँ से अब नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। मैं डरी सी आवाज़ में बोला, क्या क्या बताना चाहते हैं आप? वो जो आज तक कोई ना जान सका, जो आज तक कोई ना जान सका वो जानकर मैं क्या करूँगा? प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए। मैं हाथ जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, नहीं तुम नहीं जा सकते और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं और मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। उनके लहजे में और शब्दों में काफ़ी कोमलता थी। आओ मेरे पास और यहाँ सोफे पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और इस कहानी के पूरा होने पर मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊँगा, क्योंकि तुम अपने कैंप और साथियों से काफ़ी दूर निकल आए हो और वहाँ तक तुम शायद चलकर ना पहुँच पाओ। उनकी बातों से वो एक अच्छे इंसान लग रहे थे, इसलिए मैं उनके पास जाकर बैठ गया और फिर उन्होंने कहना शुरू किया। दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया, क्योंकि दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिकों के भेष में हमारे घायल सैनिक को लेकर आए थे, क्योंकि युद्ध के दौरान वो सैनिक दुश्मन सेना के काफ़ी करीब पहुंच गया था और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। हमने काफ़ी कोशिश की उसे ढूंढने की, पर वो हमें नहीं मिला। लेकिन अब अपने खोए हुए सैनिक को अपने अस्पताल में पाकर सब खुश हो गए थे और बिना ज़्यादा जांच पड़ताल किए ही हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस में घायलों को लाने वाले वेशधारियों को वहाँ ठहरने की इजाज़त दे दी थी। अभी घायल सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि तभी एक जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा अस्पताल एक खंडर में तब्दील हो गया। फिर मैंने कहा कि हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है, लेकिन उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया और अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बच सका उस ब्लास्ट में। वो खून की छींटें भी जो पूरी दीवार पर फैली हुई हैं, वो उस ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों की हैं। लेकिन मुझे तो ये हॉस्पिटल कहीं से भी खंडर या पुराना नहीं लगता। मेरी ये बातें सुनकर कैप्टन सुनील के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। और उनके इस चेहरे को देखकर मेरे अंदर डर की एक तेज लहर सी दौड़ गई। लेकिन मैंने अपने डर पर काबू किया और हिम्मत करके उनसे पूछा कि आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए, जबकि उसमें सब मारे गए थे। तो मेरी ये बातें सुनकर कैप्टन सुनील बहुत ज़ोर से हंसे, जबकि इसमें हंसने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन उनकी ये हंसी मेरे अंदर के डर को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी और उन्होंने मुझ पर एक भरपूर नज़र डाली और कहा कि ये घटना आज से 15 साल पुरानी है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले ही मर चुका हूँ। और इसके बाद उन्होंने मुझसे क्या कहा मुझे कुछ याद नहीं। चेहरे पर गीलेपन का एहसास हुआ तो मेरी आंखें खुली और मैंने देखा तो मेरे चारों ओर मेरे फ्रेंड्स और टीचर थे। सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो मैंने पूछा कि क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम बेहोश हो गए थे और ना जाने तुम जंगल में कहाँ भटक गए थे, क्योंकि सब वापस आ गए थे सिवाय तुम्हारे। और जब तुम नहीं आए तो हम तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े और तुम्हें काफ़ी ढूंढने के बाद जब हम जंगल में काफ़ी अंदर चले गए तो हमने हमारे सामने से एक आर्मी जीप आती देखी।
जिसमें एक सैनिक तुम्हें पीछे की सीट पर लेटाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहा था। फिर उन्होंने हमें अपनी जीप में बिठाया और कैंप तक छोड़ा, और हमें कैंप तक छोड़ने के बाद वो वापस जाने लगे। तो हमने उन्हें काफ़ी रोका, लेकिन वो नहीं रुके और ये कहते हुए चले गए कि अभी नहीं रुक सकता, मुझे अभी ज़रूरी कुछ काम निपटाने हैं। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और तुम्हारे उन तक पहुंचने के बारे में पूछा, तो वो बोले ये बात तुम्हें राजीव ही बताएगा, और ये तुम्हें जो भी बताएगा बिल्कुल सच होगा। और फिर सभी की उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीमी सी आवाज़ में पूछा कि क्या उनका नाम कैप्टन सुनील था? तो सर ने हाँ में सिर हिलाया, और फिर मैंने सबको उधर चलने के लिए कहा जहाँ से सबने आर्मी जीप आते हुए देखी थी। लेकिन हमारे सर वहाँ चलने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो अब और जंगल के अंदर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन मेरे बहुत कहने पर वो मान गए। फिर रात भर कैंप में आराम करने के बाद सुबह होते ही हम लोग उधर की ओर गए, और उस जगह पर पहुंचकर मैं गहरे आश्चर्य में डूब गया, क्योंकि वहाँ एक अधजला खंडर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा हुआ था आर्मी हॉस्पिटल।